हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू लेक्चर। देखिए, इसमें हम बात करेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन की, फाइनेंशियल रिलेशन की बात यहाँ की जा रही है कि सेंट्रल स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस किस तरह चलते हैं और किस तरह रिलेशंस वर्क करते हैं, इसके बारे में बात की जा रही है। इसको आपको समझना है। बेसिकली हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशन अभी पढ़े हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के 2 वीडियोज़ आपके आ चुके हैं। यह आपका 3rd वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ लिया लेगिस्लेचर से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली, और एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी वो हमने पढ़ ली। बेटा, लेगिस्लेचर हमने पढ़ा था आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में, और ये पढ़ा था हमने एडमिनिस्ट्रेटिव 256 से लेकर 263 तक। ये 2 हमने आर्टिकल पढ़े हैं बेटा। इन दोनों में हमने पहला पढ़ा है टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जैसे स्टेट के वो स्टेट तक रहते हैं, सेंट्रल स्टेट दोनों के पास जाते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है। फिर पार्लियामेंट्री लेगिस्लेशन किस तरीके का बनता है, फिर सेंट्रल किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करता है, फिर गवर्नर का क्या रोल है, अदर चीज़ें। लेगिस्लेशन जब बनता है तो पार्लियामेंट क्या करती है, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में देखा जाता है कि स्टेट का क्या रोल है। वैसे एक्सटेंशन में जब हमने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें पढ़ी थी, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था बेटा, यहाँ पे हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा पावर का। इसके बाद हमने पढ़ा था सेंट्रल किस तरीके के डायरेक्शंस देता है स्टेट को। जैसे आप समझ लीजिए कुछ रूल्स बने होते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर का होता है बट उसको कंट्रोल स्टेट करता है। इसके बाद हमने कोऑपरेशन की बात की थी, किस तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, उसके बारे में बात की थी। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात की थी, जिसमें आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया। ये 3 डिपार्टमेंट हो गए जो इसकी बात करते हैं। इसके बाद हमने बात की थी इंडिकेटेड जुडिशरी की। इंडिकेटेड जुडिशरी फिर यहाँ पर काम करती है हम लोगों के लिए। इसके बाद फिर हम लोगों ने बात की थी कि कैसे ड्यूरिंग एमरजेंसी हम लोग काम करते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने फिर बात की थी ड्यूरिंग एमरजेंसी हम लोग कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, ये सारी बातें हमने की थी। आज बेटा इसके आगे हमें बढ़ना है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसके आगे की चीज़ें हमें करनी है। तो इसके आगे की अगर आप बात करेंगे तो अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन की, कि सेंट्रल और स्टेट किस तरह अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन चलाता है, कैसे अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलाएगा, किस तरह काम करेगा, इसके बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो अब इसकी बात हम लोग करते हैं कि किस तरह सेंट्रल स्टेट अपने फाइनेंशियल चीज़ों को चलाता है बेटा। इसके लिए आपका आर्टिकल स्टार्ट होता है 268 से और ये आपका ख़त्म होगा 293 पे। तो कायदे से अगर देखा जाए तो अब हम 245 से लेकर 293 तक के आर्टिकल की बात कर रहे थे। 293 के आर्टिकल पे चीज़ें ख़त्म होंगी। आपको एक सिंपल सी चीज़ बता दें, जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनसे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आते। तो आप इतना इस पे सोर्स पे रोल प्लेइंग ना करिए कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इस पे, ऐसा आपको कुछ नहीं करना और बहुत ईजिली इसे टैकल कर सकते हैं। तो आइए अपना आर्टिकल से लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर है, जाहिर सी बात है यहाँ पर स्टेट चीज़ें कलेक्ट कर सकता है, चीज़ों को कर सकता है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ दी गई है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट चाहे तो टैक्स लिवाइव कर सकता है, जो 13 हैं। इसी तरह स्टेट को भी पावर दी गई है, स्टेट भी अपना टैक्स लिवाइव कर सकता है, जिसके लिए 18 है। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं स्टेट के बाद और क्या हो सकता है, तो स्टेट के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए एक कंकरेंट लिस्ट में चीज़ें डाली गई थी, वो भी आप लोगों के लिए दी गई है। तो कंकरेंट लिस्ट की बात भी आप करते हैं यहाँ पर। कंकरेंट लिस्ट में कंकरेंट पावर है, इसका मतलब क्या है, अभी तक सेंट्रल और स्टेट ही सारे रोल प्ले कर रहा था, अब रोल प्ले करेगा कंकरेंट लिस्ट। मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों के जो टैक्स हैं वो एक साथ मर्ज कर दिए गए थे, तो एक कंकरेंट लिस्ट भी डाल दी गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। जीएसटी के साथ बेटा ये भी स्टार्ट किया गया था, ये चीज यहां पर लिखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन एक पावर देता है कि टैक्स लिवाइव करे, कलेक्ट करे, ये पार्लियामेंट के पास पावर है, इसके लिए वो चीजें बना सकती है। एग्जाम्पल ये इनकम टैक्स जो लिवाइव तो सेंट्रल करता है बट इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल स्टेट दोनों के बीच में होता है। टैक्सिंग पावर स्टेट की क्या होती है, स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स इंपोज कर सकता है, बट उसके टैक्स इंपोज करने की पावर क्या है कि टैक्स पेबल जो किसी पर्सन का होगा 2500 से ऊपर एक्सीड नहीं करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स इंपोज करने से भी मना कर सकती है, जैसे सप्लाई आउटसाइड स्टेट जा रही है, सच सप्लाई जो किसी कोर्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है। पार्लियामेंट के पास बाकी पावर है कि वो चाहे तो इस सप्लाई को रोक भी सकती है गुड एंड सर्विसेज की आउटसाइड द स्टेट, और उस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगा सकती है।
टैक्स कलेक्ट करने की जब बात करते हैं बेटा हम लोग, जब भी हम लोग टैक्स कलेक्ट करने की बात करते हैं, जब भी हम लोग बेटा टैक्स कलेक्ट करेंगे तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपको एक बेसिक आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए, जिसमें एक बेटा आपका आता है एप्रोप्रिएट, ठीक है, एप्रोप्रिएटेड टैक्स होता है, और एक आपका होता है असाइन टैक्स। तो ये दोनों टैक्स के बारे में भी आपको जानना है। कई यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप उसमें भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एप्रोप्रिएटेड का मतलब सिंपल सा होता है बेटा कि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि लेट सपोज कोई टैक्स है, जैसे सेंट्रल और स्टेट एंड सेंट्रल के बीच का टैक्स है, तो सेंट्रल और स्टेट का जो टैक्स आपने कलेक्ट किया, और मान लीजिए ये स्टेट ने कलेक्ट किया, तो स्टेट क्या करता है, सेंट्रल अथॉरिटी को देने की जगह ये इसको खुद एक्सपेंस कर लेता है, इसको एक्सपेंस कर लेता है और इसको खर्च कर देता है। तो ये अप्रोप्रिएटेड टैक्स है, मतलब कलेक्ट किसी और ने किया, उसको देना था पर उसको देने की जगह उन्होंने क्या किया, उसको एक्सपेंस कर लिया, तो उसके एक्सपेंसेस उन्होंने कर लिए। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है जो यहाँ पर दिखता है, और इसको हमें ध्यान रखना जरूरी है। ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। जब आप बेटा असाइन्ड की बात करते हैं तो असाइन्ड में क्या होता है, असाइन्ड में बेटा कुछ बेसिक चीजें चलती हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और उनके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए असाइन टैक्स वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये टैक्स ऑलरेडी असाइंड होंगे किसी के पास, और उससे रिलेटेड सारी पावर्स होंगी, और ये असाइन टैक्स ही इंसान फिर यूज करता है। इसके बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे। तो असाइन टैक्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो असाइन टैक्स में कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनके बारे में बात की जाती है। जैसे असाइन टैक्स की अगर आप ध्यान से बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें आती हैं जो आपके सामने रहती हैं। तो असाइन टैक्स में जैसे देखा जाएगा कि टैक्स मान लीजिए असाइन किया गया है कि ये टैक्स है 4 लोगों से वसूला गया, मतलब ये टैक्स 100 रुपए आया था, इस 100 रुपए को बेटा 4 लोगों में डिवाइड करना है, तो 25 रुपए 4 स्टेट में जाएगा। असाइन टैक्स है कि टैक्स हमने कलेक्ट तो किया है बट हमें सब में इक्वली डिवाइड कर देंगे, इस चीज को हम असाइन टैक्स बोलते हैं। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर इंपोज कर सकती है टैक्स कंजम्पशन पे, सेल्स पे, इलेक्ट्रिसिटी के पर, और भी कोई टैक्स कंजम्पशन और सेल इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे कंज्यूम्ड बाय द सेंटर और सोल्ड बाय द सेंटर। अगर सेंट्रल उसे कंज्यूम कर रही है, उसे बेच रही है, तो उसे नहीं ले सकती। कंज्यूम फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस एंड द ऑपरेशन ऑफ रेलवे, इस टाइम पर ये बिजली का टैक्स नहीं बढ़ा सकती, ना कुछ कर सकती है। रेलवे कंपनी और सेंट्रल कंपनी अगर उसे यूज करें तो नहीं बढ़ा सकती। इससे लेजिस्लेचर टैक्स इंपोज कर सकती है वाटर इलेक्ट्रिसिटी का, स्टोर करने का, जनरेट कंज्यूम करने का, किसी भी अथॉरिटी को बेचती है जो पार्लियामेंट ने दिए हैं, इंटर स्टेट, रिवर और रिवर वैली। बट सच लॉ भी इफेक्टिव तभी होंगे जब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन होगी और उनकी परमिशन मिलेगी, वरना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनसे भी आप टैक्स नहीं ले सकते अगर प्रेसिडेंट की कंसेंट नहीं है। तो प्रेसिडेंट की एसेट की आपको जरूरत पड़ती है। 80th अमेंडमेंट एक्ट 2000 में हुआ था, यहाँ पर कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन थे, कई सारे डिस्प्यूट चल रहे थे। देखिए क्या था, स्टेट के पास बहुत सारे डाउट्स थे पहले से कि भाई हमारे कई सारे टैक्सेस हैं जो हमें टाइमली नहीं मिलते, उसको रिवाइव करता है। तो यहाँ पर 10th जो कमीशन बैठा, फाइनेंस कमीशन, उसने कुछ सारे रिकमेंडेशन दिए थे, उसमें 18th आपका अमेंडमेंट किया गया। इसमें कहा गया अगर 29 बेसिक समझ लीजिए, अगर 29% से नीचे टैक्स मिलता है, मतलब स्टेट टोटल टैक्स का 29% भी नहीं ले पाता, तो इसको कंपनसेट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसमें कई सारे मेजर चेंजेस किए गए। इससे ज़्यादा इसके अंदर जाने की आपको जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, तो इससे ज़्यादा इस पर मेहनत करने को आपको सोचना भी नहीं है। 18th हुआ, इसके 10th फाइनेंस कमीशन के चक्कर में होता है। यहाँ पर कहा गया जितना भी सेंट्रल एक्साइज ट्यूशन है वो इससे 29% तक स्टेट के पास जाना चाहिए। इस स्कीम में अगर इतना नहीं होता तो भाई ये इफेक्टिव हो गया था 1 अप्रैल 1996 में। इसमें कॉर्पोरेशन टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज है, इनकम टैक्स है, इन सब चीज़ों को जोड़ा गया था जो स्टेट के कंसर्न के लिए था। इसकी शेयरिंग की बात की गई थी। इसके बाद 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये रखता है, शगुन है, जीएसटी से रिलेटेड है। कई सारे एक्ट से ऐसे टैक्स थे जिस पे डाउट होता था लोगों को, और ये डाउट्स बहुत ज़्यादा काउंट करते थे तो इनको देखना जरूरी था। जीएसटी रिप्लेस की गई थी यूनियन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की, और इसकी जगह गुड एंड सर्विसेज टैक्स आ गया था। जीएसटी भी कई तरीकों में डिवाइडेड है। अब इसके बाद ये कई सारे इंसिडेंट्स है जिसमें टैक्स है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं जो रिवाइव होते थे, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। ऐसे सेल्स टैक्स, स्टेट वैल्यू टैक्स, इनकम टैक्स, सेंट्रल स्टेट, ऑक्ट्राई, परचेज, लग्जरी, गैम्बलिंग, सरचार्ज, ये सारे टैक्स थे जिनको सबको मिला के जीएसटी कर दिया गया। पहले इतने सारे टैक्स आपके ऊपर रिवाइव किए जाते थे। अब देखिए जीएसटी जब लगाई गई तो जीएसटी लगाने का मेन पर्पस क्या था आप लोगों के लिए, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। जब भी कोई भी चीज़ लगाई जाती है तो 101वां जब अमेंडमेंट हुआ तो यहाँ पे जीएसटी लाए। तो जीएसटी इसलिए लाए कि स्टेट और सेंट्रल में बहुत सारे टैक्स के वेरिएशन थे और इस वेरिएशन को चेंज करना बहुत जरूरी है। तो इस वेरिएशन को चेंज करने की कोशिश इन्होंने की
और सेंट्रल स्टेट के फाइनेंशियल इनकल्जन को सही करने की कोशिश की। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बोला था 101 अमेंडमेंट के बाद कि यार जीएसटी के लागू होने के बाद अगर आपको लॉस होगा तो सेंट्रल कंपनसेट करेगी, और इसके बाद भी अगर स्टेट को लॉस होता है तो ग्रांट्स इन एड देने का कॉन्सेप्ट है वो भी इनको फाइनेंशियल इंकल्जन की हेल्प करते हैं। ऑल दी जीएसटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर ये राइट डायरेक्शन में चलता है तो कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर होता है। 80th और 101 अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें टैक्स से रिलेटेड बदल चुकी हैं। आज सेंट्रल स्टेट के बीच में रेवेन्यू इस तरीके से फॉलो करता है, टैक्स लिवाइड बाय द सेंटर एंड कलेक्टेड बाय स्टेट। आर्टिकल 268 बोलता है जैसे ड्यूटीज, बिल, चेक्स, इन सब पे जो टैक्स होता है ये कलेक्ट तो ये लोग करते हैं, ठीक है, बट ये लिवाइव कौन करता है? सेंट्रल। इसी की तरह टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द स्टेट। यहाँ पर आर्टिकल 269 बोलता है कि कुछ ऐसे भी टैक्सेस होंगे जो आपके पास जाएंगे, टैक्सेस ऑन द सेल्स परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड एंड कॉमर्स, इन सब से रिलेटेड जो भी हैं इन टैक्सेस की यहाँ पर बात की गई है। सॉरी बेटा, खांसी आ रही थी। इसके बाद कलेक्शन ऑफ द गुड एंड सर्विसेज टैक्स की बात है, आर्टिकल 269A। इसमें जीएसटी की बात की गई है। ये इक्वली डिवीजन है, इसमें कई सारे जीएसटी के नॉर्म्स दिए गए हैं, उस तरह से डिवाइड किया गया है। टैक्स कलेक्ट सेंट्रल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है सेंट्रल स्टेट में। 270 बोलता है इसमें ड्यूटीज और टैक्सेस हैं जो 68, 69, 269A में दिए गए हैं। 269A जीएसटी से रिलेटेड है। 271 की भी बात की गई है। कोई भी टैक्स स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया गया तो उसके लिए प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है फाइनेंस कमीशन को। सरचार्ज सर्टेन टैक्सेस ड्यूटीज फॉर द पर्पस ऑफ सेंटर 271 में रेफर टू 69 और 70 मेंशन अबव है, उसमें सीधे सेंट्रल के पास है। इसमें वर्ड है कि जैसे जीएसटी लगाए, जीएसटी पे भी सरचार्ज एक्सेप्टेड है, बट अगर आप चाहें तो सरचार्ज लगा सकें इनकम टैक्स और अदर जैसे कार और टैक्सी का जो आप टैक्स देते हो उस पर भी लगा सकते हैं। टैक्स लिवाइड एंड कलेक्टेड रिलेटेड बाय द स्टेट, लैंड रेवेन्यू, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर ड्यूटीज, स्टेट ड्यूटीज, टैक्स ऑन द लैंड्स, टैक्स ऑन द मिनरल राइट्स, टैक्स ऑफ एक्साइज अल्कोहल और ह्यूमन राइट, ओपियम है ना, इंडियन हैम्प, नारकोटिक ड्रग्स, इन सब पे है ना, बट इंक्लूडिंग मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, अल्कोहल, नारकोटिक्स, टैक्सेस ऑन द कंजप्शन ऑफ सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल्स ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड, हाई डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैसेज, इन सब पे। टैक्सेस ऑन गुड एंड पैसेंजर कैरीड बाय रोड, इनलैंड वाटरवेज, टैक्स ऑन व्हीकल्स, टैक्स ऑन एनिमल एंड बोट्स, टोल्स, टैक्स ऑन प्रोफेशन ट्रैक कैपिटलाइजेशन, टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट, पंचायत, म्यूनसिपालिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टैम्प ड्यूटी, डॉक्यूमेंटेशन, फीस ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, ये सारी चीज़ें इनके साथ जुड़ती हैं। सेंट्रल के पास कुछ सारी चीज़ें हैं जैसे रेलवे है, बैंकिंग है, ब्रॉडकास्टिंग है, क्वाइनेज एंड करेंसी है, इन सब से रिलेटेड जो भी है, इन सब से मेजर सोर्स नॉन टैक्सेस रेवेन्यू ये है इनके पास। इनके पास क्या है? इनके पास नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में बेटा इरीगेशन है, फॉरेस्ट है, फिशरीज़ है, स्टेट पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, एस्केट्स हैं एंड लैब्स हैं और अदर्स हैं। तो ये सारे स्टेट के पास हैं, ये सारे सेंट्रल के पास है जो इनके पास रहते हैं। फिर से बोलूँगा, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 2 टाइप्स ऑफ ग्रांट इन एड है जो इनको दिए जाते हैं। पहले स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो आर्टिकल 275 बोलता है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है ग्रांट देने के लिए। सम्स फिक्स हैं स्टेट के, उन सरचार्ज कॉन्सिलेशन के एवरी ईयर दिए जाते हैं। ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेट में है उनकी लेवल एडमिनिस्ट्रेशन इन सबको बढ़ाने के लिए, जैसे स्टेट ऑफ असम की बात है। स्टैट्यूटरी ग्रांट आर्टिकल 275 में जनरल स्पेसिफिक दोनों दिए गए और ये रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन ने किया है, उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी ग्रांट्स आर्टिकल 282 एम्पावर करता है सेंट्रल को कि ग्रांट किसी पब्लिक पर्पस के लिए दिया जा सके, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर होना चाहिए, सेंट्रल ग्रांट्स दे सकती है। दिस ग्रांट ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेटरी ग्रांट्स, क्योंकि सेंट्रल को ऑब्लिगेशन नहीं है कि ग्रांट किसी भी मैटर में डिस्क्रिमिनेशन दे। ये ग्रांट 2 फोल्ड पर्पस के लिए दी जाती है, स्टेट फाइनेंशियली फुलफिल प्लान एंड टारगेट, कुछ जो सेंट्रल के इन्फ्लुएंस में होंगे इसके लिए, और कोई नेशनल प्लान होगा और स्टेट एक्शन उसमें ठीक से कोऑर्डिनेट कर रहा होगा तो उसके लिए दिया जा सकता है। अदर ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड टाइप ऑफ ग्रांट भी दे सकती है, टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। ये जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ ऑन जूट है, जूट प्रोडक्ट स्टेट असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को दिया जाता है। ये पीरियड 10 ईयर्स के लिए कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया था। इसके चार्ज कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते थे। स्टेट के रिकमेंडेशन पे फाइनेंस कमीशन ने ये चीज़ बेटा लागू की थी। गुड एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल बेटा, जीएसटी जो है इसमें आने वाले टाइम पे कोई डिस्प्यूट ना आए तो उसके लिए गुड एंड सर्विसेज काउंसिल बनाई गई है, जो इसकी काउंसिल को डिस्प्यूट सेंट्रल स्टेट के ख़त्म करती है। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 279 आर्टिकल भी इसके लिए जोड़ा गया है। काउंसिल ऑफ सेंट्रल स्टेट के लिए जो है टैक्स सेसेस एंड ऑल जो स्टेट और लोकल बॉडीज़ के हैं
वो जीएसटी में वर्ज होंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स डेट में भी सब्जेक्टेड टू जीएसटी और एक्सेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। मॉडल जीएसटी लॉस प्रिंसिपल्स इनके बारे में, थ्रेशोल्ड लिमिट, टर्नओवर बिलो जीएसटी इनके बारे में, रेट इंक्लूडिंग फ्लोर रेट विद द बैंक्स ऑफ जीएसटी, एनी स्पेशल रेट्स जो हैं नेचुरल क्लैमिटी डिजास्टर के, उनको यहाँ पर ऐड किया जाएगा। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में दिया है। फाइनेंस कमीशन ये देखता है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनको कैसे टैकल करना है और उनको किस तरीके से कॉन्टिन्यूएशन में रखना है। देखिए, सेंट्रल और स्टेट के बीच में बहुत सारे बेसिक डिस्प्यूट्स चलते हैं जिनको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। इस प्रिंसिपल्स को गवर्न करना चाहिए। ग्रांट इन एड जो सेंट्रल देती है कंसोलिडेटेड फंड से, इसको देखना है। मेजर एग्रीमेंट है कंसोलिडेटेड फंड जो रिसोर्सेज पंचायती म्यूनसिपालिटी और इन सबको दिए जाते हैं स्टेट से फाइनेंस कमीशन में, इनकी नीड देखनी है कि भैया ये सही में दिए जा रहे हैं कि नहीं, ज़रूरत है इनकी। एनी अदर मैटर रिफर्ड जो प्रेसिडेंट के इंटरेस्ट का होगा फाइनेंस का, इसको देखना है। 1960 तक कमीशन सजेस्ट करता है अमाउंट पेड स्टेट असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल असाइनमेंट देता है शेयर का। नेट प्रोसीजर ईच ईयर जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज, जूट और सब प्रोडक्ट्स है उस पर जो टैक्स लिवाइव होता है उसकी बात की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है फाइनेंस कमीशन की बैलेंसिंग व्हील और फिजिकल फेडरलिज्म की बात करता है। यहाँ पर भाई जो भी लॉसेज होंगे उनको भी बियर करने का काम इसी को करना पड़ेगा। ये भी बेसिक चीज़ें हैं जो इनको समझनी है, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ती है, इनको समझना पड़ेगा। इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगती है तो चेंजेस हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। जब नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 से लगाई जाती है, प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन का रेवेन्यूज़ का सेंट्रल और स्टेट के बीच में, ठीक है। फाइनेंसेस, बोर्ड टैक्स, ग्रांट इन एड, इन सब की बात होती है। सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यू होते हैं, ठीक है। इमरजेंसी में सेसेस जो ऑपरेट होते हैं वो साले जो होते हैं वो सारे के सारे चलते रहते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करोगे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में लगाई जाती है। सेंट्रल डायरेक्शन देती है स्टेट को कि स्पेसिफिक कैनेंस चाहिए। फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ के रिड्यूस करती है, सैलरी अलाउंसेस है ना। उसके बाद रिवर्स करती है जितने भी मनी बिल, फाइनेंशियल बिल हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन पे। देखिए, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो चीज़ें बदल जाती है, हमारे पास प्रॉब्लम होती है। सेस वगैरह लगाया जाता है इमरजेंसी में ताकि हम अपनी चीज़ों को डायरेक्टली कर पाएँ। इस लेक्चर में इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कोई इशू होता है डिसलाइक करिए। इंस्टाग्राम का ये चैनल नहीं चल रहा है तो आप इसको नहीं सब्सक्राइब कर सकते। आपको मैं न्यू अकाउंट दे दूंगा जो प्राप्ति IAS का है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सॉरी फॉर डैट। और अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।